आधे लोगों की स्ट्रेंथ कम हो गई लग रहा है, सेकंड क्लास में चले जाते हैं। कह रहा हूँ आधे लोग चले जाते हैं लग रहा है फर्स्ट क्लास करने के बाद। नहीं, आज कमी है। तो आपको पता है कि आज जो क्लास है वो किसकी है? सीसाइड की। शेड्यूल में पता चल गया होगा, है ना? तो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ लोग आए होंगे, है ना, क्लास करने। तो आज जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो मेंसुरेशन का होगा। किसका होगा? मेंसुरेशन। ठीक है, बैठ जाइए, जरा देखते हैं। मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति, है ना? मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है। तो देखिए, एक चीज पहले ये समझ लीजिए कि नोट करने से ज्यादा बेटर ये है कि पहले हम चीजों को समझ लें, ठीक है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि मेंसुरेशन होती क्या है? मेंसुरेशन किसे कहते हैं? बताइए, एनीवन? मेंसुरेशन क्या होती है? दो प्रकार की, ये तो टाइप्स ऑफ मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ मेंसुरेशन। देखिए, पहली चीज बात समझिए, जैसा कि हिंदी में यहाँ पे लिखा है क्षेत्रमिति, है ना? तो मेंसुरेशन का मतलब होता है कि किसी एरिया का मेजरमेंट करना है, किसी क्षेत्र की माप ज्ञात करना है। माप कैसे हो सकती है? लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, आयतन हो सकता है। इस तरीके की चीजों को हम क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। तो अगर आज आपसे कोई पूछे कि मेंसुरेशन क्या है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे मेजरमेंट ऑफ एनी एरिया। किसी क्षेत्र का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? मेंसुरेशन कहलाता है। ये बात समझ आती है? अब मेंसुरेशन के जो टाइप्स हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला और दूसरा। पहला जो होता है वो होता है हमारा 2D फिगर और दूसरा होता है हमारा 3D फिगर, ठीक है। दो तरीके के फिगर होते हैं, पहला 2D फिगर, दूसरा 3D फिगर। समझ आ रही है बात? अब 2D फिगर और 3D फिगर में डिफरेंस क्या होता है? 2D फिगर जो होते हैं वो हमारे होते हैं एरिया बेस्ड फिगर। क्या होते हैं? एरिया बेस्ड फिगर होते हैं। समझ आ रही है बात? एरिया बेस्ड फिगर होते हैं। और 3D हमारे क्या होते हैं? 3D होते हैं वॉल्यूम बेस्ड फिगर। समझ आ रही है बात? अब ये एरिया बेस्ड फिगर और वॉल्यूम बेस्ड फिगर का मतलब क्या है, ये समझ लो। देखो, एरिया बेस्ड फिगर और वॉल्यूम बेस्ड फिगर का मतलब ये है एक ऐसी आकृति, एक ऐसा फिगर जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं? एरिया, यानी कि क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? 2D फिगर कहते हैं। समझ आ रही है बात? और एक ऐसा फिगर जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम, वो क्या होता है हमारा? 3D फिगर होता है। समझ आ रही है बात? 2D फिगर में हाइट की बात नहीं होती है, 3D फिगर में हाइट इंक्लूड हो जाती है। क्योंकि आपको पता है 3 डायमेंशनल फिगर कब बनेगा? जब x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा और z एक्सिस होगा। और 2D फिगर कब होगा? जब x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा। समझ आ रही है बात? तो 2D फिगर जो होते हैं वो एरिया बेस्ड होते हैं और 3D फिगर जो होते हैं वो कौन से फिगर होते हैं? वॉल्यूम बेस्ड फिगर होते हैं। समझ आ रही है बात? अब अगर हम बात करें 2D फिगर के, तो 2D फिगर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, 2D फिगर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं ये समझ लीजिएगा। पहला ट्रायंगल। पहला क्या हो गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज, है ना? दूसरा क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। समझ आ रही है? इसी तरीके से तीसरा हमारा क्या हो गया? सर्कल हो गया। तीसरा क्या हो गया? सर्कल हो गया, यानी वृत्त। समझ आ रही है? तो 2D फिगर के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। पहला ट्रायंगल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल, तीसरा सर्कल। समझ आ रही है? अच्छा, 3D फिगर की अगर हम बात करें तो 3D फिगर में पहला क्या होता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घना, ठीक है। दूसरा क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन। तीसरा कोन, यानी कि शंकु। चौथा सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलन, ठीक है। उसके बाद पांचवा बताइए, स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर यानी कि गोला। और फिर हेमी स्फीयर।
हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। उसके बाद 7 क्या होगा? फ्रस्टम। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है? छिन्नक, जो बाल्टी के आकार का होता है ना। और इसी में 8 कौन सा होता है? 8 होता है आपका प्रिज्म। क्या होता है? प्रिज्म। और 9 होता है आपका क्या? पिरामिड। क्या होता है? पिरामिड होता है। बोलो, बात समझ आ रही है? तो ये वाले जो टाइप्स हैं, ये कौन से फिगर है? 3D। और ये वाले कौन से फिगर है? 2D। अब जरा देखना, आज का जो डिस्कशन है हमारा वो होने वाला है 2D फिगर में पहले, ठीक है? अब 2D फिगर में जो डिस्कशन होगा उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, या आपने बुक से रट रखी होंगी, उनका मतलब आज समझ में आएगा ये क्या है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ट्रायंगल की। सबसे पहले बात हम किसकी करते हैं? ट्रायंगल की। तो मुझे कोई बताएगा कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है? बताइए, क्या होता है ट्रायंगल? क्या कह रहे हैं? अराउंडिंग 3 साइड्स। अच्छा, और बताइए कोई? क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल का मतलब है, हिंदी में जिसे कहते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज का मतलब है जिसमें 3 भुजाएं हों, है ना। यानी कहने का मतलब है रीजन बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसी आकृति, एक ऐसा आकार जो 3 भुजाओं से क्या है? घिरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। समझ आ रही है? तो 3 भुजाएं इस तरीके से बना दीजिए आप। इसको हमने ए, इसको बी, और इसको हमने क्या नाम दिया है? सी। समझ आ रही है? इसमें 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी ए, 3 भुजाएं हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक भुजा दी गई है 5, एक दी गई है 3, और एक दी गई है 8, तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि अ रीजन बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है, ये जो आकृति घिरी हुई है, इसे हमने क्या नाम दिया है? ट्रायंगल दिया है। और मैंने आपसे एक दूसरा प्रश्न ये कहा कि 3 भुजाएं दी गई हैं, 5, 3 और 8, तो क्या त्रिभुज बनेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 भुजाएं दी गई हैं तो आप ट्रायंगल बना लेंगे। समझना बात? मैं कह रहा हूं इसमें ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा? इसमें ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा? जरा देखना, मैं कह रहा हूं कि एक भुजा 8 सेंटीमीटर ये हो गई, मान लो ये हो गई 2 सेंटीमीटर। समझना बात? ये हो गई 2 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा हूं ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ट्रायंगल नहीं बन रहा है। बताओ भाई, मैं कह रहा हूं 5, 3, 8 दी गई, मान लो ये 2 है, क्या ये 5 दी गई है, सपोज दैट 5 सेंटीमीटर, तो क्या ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड, और एक एरिया जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। तो जरा बात को समझना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको 3 भुजाएं दे दी जाएं और उनको आप जोड़ दें तो ट्रायंगल बन ही जाएगा। अब इसके लिए कुछ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, जरा समझिएगा। तो इसी में एक आता है त्रिभुज बनाने के नियम, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। अब ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल क्या है, जरा समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज बनाने के नियम। क्या नियम होते हैं? देखो भाई, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। समझ आ रही है? तो इस भुजा को मैंने मान लिया ए, इस भुजा को मैंने मान लिया बी, और इस भुजा को मैंने मान लिया सी। समझ आ रही है? और मैंने ये मान लिया कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है? सी। समझ आ रही है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी है। तो देखो, त्रिभुज बनाने के नियम जो होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें एक चीज आवश्यक होती है, क्या? कि अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो 2 छोटी भुजाएं कौन सी होंगी? ए और बी होंगी। तो ए और बी का जो सम होगा वो सी से क्या होगा? ज्यादा होगा। और इनका जो डिफरेंस होगा, किसका? 2 छोटी भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी बड़ी भुजा से क्या होगा? कम होगा। तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। तो क्या पता चल गया हमें, जरा समझना। एक चीज हमें ये पता चल गई कि त्रिभुज बनाने के लिए 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से या तो ज्यादा होना चाहिए, या उनका अंतर तीसरी बड़ी भुजा से कम होना चाहिए। अब जरा यहां पर देखो, मैंने क्या कहा था आपसे कि 3 भुजाएं दी गई हैं, 5, 3 और 8। तो मैंने कहा था कि क्या ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा?
इज एनी ट्रायंगल फॉर्म्ड और नॉट, क्या कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं? तो आप कहेंगे सर नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 8, और दो छोटी भुजाएं कौन सी है? 5 और 3, इनको जोड़िए कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन मैंने कहा दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है? तभी ट्रायंगल बनेगा। या फिर इनका अंतर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 5 और 3 का अंतर क्या आएगा? 2। ये 8 से क्या है? छोटा है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाली कंडीशन तो फॉलो कर रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। बोलो बात समझ आ रही है? अब जरा देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने ट्रायंगल के बारे में जान लिया, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि एक 3 साइडें दी गई हैं, 3, 4, 5, तो आप कहेंगे ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए। बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बड़ी भुजा 5 है और दो छोटी भुजाओं का योग 7 आ रहा है, तो ट्रायंगल बन जाएगा। इनका अंतर 1 आ रहा है, जो 5 से क्या है? कम है, यानी कि ट्रायंगल बन जाएगा। अब किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा वो अभी समझेंगे। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने ट्रायंगल की बात करी है, तो ये बताइए ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किसने बताया? त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं? देखिए, त्रिभुज होते हैं 6 प्रकार के। बेसिकली 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। यानी त्रिभुज केवल 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला, समझिए जरा, पहला होता है बेस्ड ऑन लाइंस। पहला क्या होता है? बेस्ड ऑन साइड्स या बेस्ड ऑन लाइंस, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी त्रिभुज 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। पहला भुजाओं पर और दूसरा कोणों पर। समझ आ रही है? तो भुजाओं पर कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे बताइए? पहला, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, अलग अलग, वो होती है विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बोलो बात समझ आ रही है? अब जरा देखो, तो 3 तो ये हो गए। अब एंगल के बेस पर देखते हैं। पहला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और चौथा, तीसरा सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कहने का मतलब है कि एंगल के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज और साइड के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज। अब यहां पर समझेंगे, जो एंगल के आधार पर पहला त्रिभुज है वो कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। समझ आ रही है बात? यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं तो ये कैसा ट्रायंगल होगा बताओ? न्यून कोण त्रिभुज होगा। कोणों के आधार पर ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। समझ आ रही है बात? देखो, इसके सारे एंगल 90 डिग्री से क्या नजर आ रहा है? कम नजर आ रहा है। 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो फिर लाइन मुड़ेगी नहीं, लाइन तो सीधी बन जाएगी, सीधी सीधी। 0 डिग्री का कोई एंगल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। समझ आ रही बात? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा, वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की फिगर की बात करेंगे तो फिगर ऐसे बनेगा, देखना जरा, इस तरीके से फिगर बनेगा। ये वाला एंगल देखिए 90 डिग्री से ज्यादा नजर आ रहा है ना? तो ये कौन सा होगा हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री होगा, यानी कि कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब जरा एक चीज समझना, मैंने आपसे ये कहा कि एंगल के बारे में बात हो रही है, तो बताओ कितने तरीके के एंगल होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, कैसे पहचानेंगे? तो जरा देखिएगा, मैंने कहा एक ये लाइन है, समझना बात। मैंने कहा ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। बोलो बात समझ आ रही है? तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल, इनको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल बोला जाता है। क्या बोला
समकोण बन जाएगा। समझ आ रही है? अब ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी यहाँ तक के एंगल, ये कौन से एंगल होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। समझ आ रही है? और 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है ये? स्ट्रेट एंगल, यानी सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का। समझ आ रही है? वैसे ही 180 डिग्री से 360 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन से एंगल होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, यानी बढ़त कोण। समझ आ रही है? जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। अब 360 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल। ये हमारा क्या होता है? कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के बाद एंगल फिर से रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रही है? तो अगर मैं आपको 3 साइड दे दूं, जरा समझना, एक साइड मैंने दे दी 5, एक साइड दे दी 6 और एक साइड दे दी 7। बोलो बात समझ आ रही? तो यहां तक हमने 2-3 चीजें सीख ली। क्या? पहली चीज, त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी आकृति। त्रिभुज कब बनेगा? जब 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से क्या होगा? ज्यादा होगा और अंतर क्या होगा? कम होगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के, बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स में 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक? ऐसे ही बेस्ड ऑन एंगल्स पर कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं? 3 तरीके के, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। अच्छा, आप एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 3 साइड दी गई है 5, 6 और 7, इन साइडों को यूज करके किस प्रकार का ट्रायंगल बनाया जा सकता है? ऑप्शन पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। समझना, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कहोगे सर ये तो बड़ा मजाक वाली बात कर दी आपने। कैसे मजाक वाली बात कर दी? दे रहे हैं आप साइड और पूछ रहे हैं कि कोणों के आधार पर ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। साइड तो मैं देख के कह सकता हूं कि तीनों साइडें क्या है? अलग अलग है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु, सभी भुजाएं अलग अलग है। लेकिन पूछ रहे हो सर कि ये न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है या इनमें से कोई नहीं है। समझ आ रही है बात? तो भुजाओं के आधार पर तो मैं बता सकता हूं कि विषमबाहु है, लेकिन कोण के आधार पर कैसे बताऊंगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है? अच्छा, पहली चीज तो मुझे ये बताओ, क्या इन भुजाओं से ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? तो पहले तो ये चेक करो कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आंसर इज नन ऑफ दीज, और अगर बनेगा तो फिर क्यों बनेगा? तो पहली चीज बनेगा, क्यों बनेगा? 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से ज्यादा है और इनका अंतर इससे क्या है? कम है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल बनना है। लेकिन अब कौन सा ट्रायंगल बनना है इसके बारे में जरा देखते हैं। समझिएगा बात। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया है यहां पर। समझिएगा बात। जो चीजें अभी तक आपने कुछ चीजें रटी होंगी उनको आज थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये चीजें आई कहां से। तो जैसे मान के चलो एक ट्रायंगल अपन ने ये बना दिया, ए, बी और सी। समझ आ रही है? ये भुजा हो गई ए, ये भुजा हो गई बी और ये भुजा हो गई सी। और सी सबसे बड़ी भुजा हमने मानी, ये हमने लेट किया, एज्यूम करेंगे। समझ आ रही है? अब देखो भाई, जब भी आपको भुजाएं दी जाएंगी, साइड्स दी जाएंगी और कोण के आधार पर त्रिभुज पूछा जाएगा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो इसके लिए पहली चीज क्या होगी? अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसके लिए ये होना जरूरी है क्या? कि इसकी 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर से ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रही है? तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? एक्यूट एंगल। अब बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। समझना बात। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कब बनेगा? जब 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। तो क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा? जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस नाम देते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। समझ आ रही है? तो अब मुझे ये पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। 2 छोटी भुजाएं कौन सी है? 5 और 6। तो 5 का
जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 61। तो 61 क्या ग्रेटर देन है 49 से? बताओ भाई। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? पहली वाली। तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन इज फर्स्ट। समझ आ रही है? कौन से त्रिभुज बनेगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जरा बात समझना, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि एक भुजा दे दी जाए 3, एक भुजा 4 और एक भुजा 5, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? आप कहेंगे सर राइट एंगल। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़िए 25, 5 के स्क्वायर के बराबर हो गया। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बोलो बात समझ आ रही? अच्छा, अब जरा देखना, अगर मैं यहाँ पर 5, 6, 7 की जगह पर 5, 6, 8 कर दूं, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, टोटल करेंगे 61 और 8 का स्क्वायर 64। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर तो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो बोलो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये वाला। समझ आ रही है बात? पहचानना समझ गए कि जब भी साइड्स दी जाएंगी तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे? ये 3 इसके नियम है। समझ आ रही है बात? ठीक, तो नोट कर लीजिए आप, ये तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो समझते चलिए और नोट करते चलिए, साथ ही साथ जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये कह रहा हूं कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, समझना बात को, ए बी सी बना दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, पढ़ा है ना? तो इसके सभी कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, पढ़ा है ना? क्यों होता है? 360 डिग्री क्यों नहीं होता? किसने मना किया था कि 360 डिग्री नहीं लिख सकते? 540 भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? तो 180 डिग्री क्यों लिखा गया? इसका कोई रीजन कभी सोचा? कोई बताए किसी को भी अगर आता हो? पीछे सर, आप नहीं, सर आप बताएं। सेकंड नहीं, बेटा आप बताइए। नहीं। देखो भाई, पहली चीज तो ये जान लो कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी पूछो, जिसके बारे में जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो आधे अधूरे क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे। समझ आ रही बात? मेंसुरेशन आपने पढ़ा, फॉर्मूले रटे, जिंदगी भर हम लोग रटते चले आ रहे हैं, कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक, और फिर भूल जाते हैं उन्हीं फॉर्मूलों को। क्यों? अगर पूछ दिया जाए कि रोम्बस के दोनों डायगोनल यानी कि समचतुर्भुज के दोनों डायगोनल क्या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आधे लोग प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने रटा है, क्योंकि चीजों को समझा ही नहीं। और बेसिकली चीजों को क्या करना है? समझना है। तो समझ लेंगे तो हमेशा चलेगा। समझ आ रही? हाँ सर बताइए। अगर ए से पैरेलल लाइन खींच देंगे, बी से पैरेलल लाइन खींच देंगे तो ऑल्टर बीसी के पैरेलल ए से, हाँ बीसी के पैरेलल एक ए से, ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से पैरेलल लाइन खींच देंगे तो अल्टरनेट एंगल से सेम होगा। सही है, ठीक। तो देखो सर ने बताया कि अगर मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक भुजा के समांतर एक भुजा खींचूं, तो सर ने कहा सर बीसी के समांतर एक भुजा खींचिए जो ए से होते हुए जा रही है। तो ये ए से होते हुए जा रही है, मान लो एक साइड। समझ आ रही है? अगर ये ए से होते हुए जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल। यानी कहने का मतलब है एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये कोण बी है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? बी। वैसे ही ये कोण जो है किसके बराबर हो जाएगा? इसके। यानी कि अगर दो पैरेलल साइड्स खींच दी जाए और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी जाए, तिर्यक रेखा, तो जहां पर जेड का फिगर बनता है ये कोण आपस में क्या हो जाते हैं? ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो अगर ये
साइडों पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। ये रीजन है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, चलिए। तो एक तो ये भी बात हो गई कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। अब जरा समझना, अब अगर हमने ट्रायंगल की बात करी है, ट्रायंगल को उठाया है, तो ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले जो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्केलिन ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ट्रायंगल के 3 तरीके के होते हैं साइड्स के बेसिस पर। कौन कौन से? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल। तो जरा बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं स्केलिन ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखना, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? डिफरेंट होती है, ए, बी और सी। समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। समझना, क्लियर? तो देखो, पहली चीज तो ये जान लो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस ट्रायंगल का आप क्या बताइए, एरिया बता दीजिए। ट्रायंगल का क्या बता दीजिए? एरिया बता दीजिए। तो एरिया निकालने के लिए 2-3 चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज, या तो इसकी हाइट पता हो, या इनकी तीनों साइडें पता हो, या 2 साइड्स और इनके बीच का एंगल पता हो। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। समझ आ रही है? तो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल में मैंने एक हाइट खींच ली है। समझना बात, ये पॉइंट हो गया है और ये हमने हाइट खींच ली है h। समझ आ रही है? तो किसी ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड करना हो, उसका बेस पता हो। बेस का मतलब है आधार, जिस पर वो हाइट गिर रही है। समझ आ रही है? तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आ रही है? ये कौन सा फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला। समझ आ रही है? अच्छा, अगर इस ट्रायंगल की आपको हाइट ना दी गई हो, आपको हाइट ना पता हो, केवल आपको क्या पता हो? तीनों साइड्स पता हो, तो फिर एरिया क्या लगेगा? तो आप कहेंगे सर एरिया 2 लिख सकते हैं इसको, एरिया 1 ये हो गया क्योंकि जनरल फॉर्मूला है। तो एरिया 2 होगा रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सर ये एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, है ना? तो पहले तो ये समझ लो कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप का मतलब है कि अगर मैं ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो ए से बी पर आया, फिर बी से सी पर गया, फिर सी से ए पर आया। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर आ जाए, ठीक है? तो वो क्या होगा? पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। समझ आ रही है? तो ये तो हो गया पेरीमीटर, लेकिन एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो इसका आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बस इससे हम क्या निकाल लेंगे? सेमी पेरीमीटर, और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमें एरिया पता चल जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो देखो, 3 चीजें हमने जान ली। क्या? पहला एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा पेरीमीटर, तीसरा सेमी पेरीमीटर, और चौथा एरिया तब निकालना जब हाइट ना पता हो, केवल साइड्स पता हो। समझ आ रही है? अच्छा, अब एक चीज जरा समझना। तो एक तो ये तरीका था क्वेश्चन पूछने का। दूसरा तरीका ये था, ये बोला गया कि एक स्केलिन ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। और माध्यिका क्या करती है कि जिस शीर्ष से निकलती है उसके सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। वैसे ही इधर से एक मीडियन खींच देंगे, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, और एक मीडियन इधर से खींच देते हैं तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है? तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियंस का, जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम दिया गया? सेंट्रोइड, यानी केंद्रक। तो ये हो गया जी। समझ आ रही है? अब मैं ये कह रहा हूं कि इस माध्यिका का नाम है M1, इसका नाम है M2 और इसका नाम है M3, क्योंकि माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो M1 M2 M3 नाम दे दिए। अब किसी भी विषम बाहु त्रिभुज की स्केलिन ट्रायंगल की तीनों मीडियंस दे दी जाए और बोला जाए इसका एरिया फाइंड करिए, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, हाइट कैसे पता चलेगी? ये परपेंडिकुलर होगा? नहीं, बोला ये जा रहा है कि AM इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। AM जो है वो माध्यिका है, और माध्यिका का केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है कि इसके सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट देगी। ये एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता। समझ आ रही है? तो जब ये 90 डिग्री हो ही नहीं सकता तो फिर हाइट पता ही नहीं चलेगी। तो इसको एरिया निकालने का जो तरीका है वो क्या होगा? 4/3 रूट SM माइनस M1
मतलब है सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप। और परिमाप क्या होगा माध्यिकाओं का? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 3, सॉरी m3 बाई 2। क्लियर है? तो अगर माध्यिकाएं दे दी जाए तो ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे? इस तरीके से। समझ आ रही है? अब एक चीज इसमें और आती है, क्या आती है जरा समझे। देखिए एक चीज इसमें ये आती है कि अगर मैं कोई स्केलेट ट्रायंगल बना रहा हूं तो इसमें दो चीजें बन करके निकलेंगी। क्या? पहला समझना बात, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, समझ आ रही है? मैंने कहा मैंने ये मीडियन खींच दी, और अगर ये मीडियन खींच दी तो इसको मैंने कैपिटल एम नाम दिया, यानी ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से अगर मैं एक मीडियन ये खींच दूं और एक मीडियन ये खींच दूं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ये भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि ये माध्यिका। तो जहां पर ये तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसे हमने क्या नाम दिया? जी नाम दिया। और आपने एक चीज पढ़ी होगी कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं, और वो केंद्रक उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। समझ आ रही है बात? तो आपको पता चल गया कि रेशियो क्या होता है? 2:1। तो जरा बात समझना, अगर मैं 2 वाली साइड्स ले रहा हूं, 2:1 वाली भुजा ले रहा हूं, तो केंद्रक से लेकर के शीर्ष तक की जो दूरी है, अगर आपने इसको मान लिया कि ये रेडियस है, और ऐसे हमने कंपास रख के इसमें एक सर्किल बनाया, तो एक सर्किल बनेगा बाहर से। इस वृत्त को हमने नाम दिया परिवृत्त। क्या नाम दिया इसको? परिवृत्त, या इंग्लिश में से कहते हैं सरकमसेंटर। क्या कहते हैं? सरकमसेंटर कहते हैं। अब ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से लेकर के ए तक की रेडियस बन गई, तो इसको नाम दिया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बन गई सरकम रेडियस। क्या बन गई? सरकम रेडियस, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। समझ आ रही है? तो कैपिटल आर को जब रेडियस मान के एक सर्किल बनाएंगे तो एक ऐसा सर्किल बनेगा जो वृत्त उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए बाहर से बनेगा। समझ आ रही है? और अगर आपने 1 को हमने रेडियस मान के वृत्त बनाया तो एक ऐसा वृत्त बनेगा जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करते हुए बनेगा? टच करते हुए बनेगा। तो ये हो गया आपका स्मॉल आर। समझ आ रही है? तो इसे कहते हैं अंतःवृत्त, यानी कि इन सर्कल। क्या कहते हैं इसे? इन सर्किल। और इसकी स्मॉल आर रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं? इन सर्किल। और इसकी रेडियस को इन रेडियस। तो प्रश्न में दो चीजें आपसे पूछी जाती है। पहली, सरकम रेडियस का मान बताइए। क्या पूछा जाएगा? सरकम रेडियस का मान बताइए। कैपिटल आर फाइंड करिए। तो कैपिटल आर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। एबीसी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? तो मैं 3 भुजाएं दी गई हूं, तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से आप निकाल लेंगे एरिया। समझ आ रही है? तो कैपिटल का आर का मान हो गया एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। स्मॉल आर का मान क्या होता है बताइए? स्मॉल आर का मान होता है डेल्टा बाई एस। क्या होता है इसका मान? डेल्टा बाई एस। और डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। समझ आ रही है बात? तो सरकम रेडियस और इन रेडियस फाइंड करने का ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। समझ आ रही है बात? ठीक। तो इतनी चीजें आपसे स्केलेट ट्रायंगल में पूछी जाती हैं। पहला, एरिया बताइए 1/2 बेस इनटू हाइट, अगर ऊंचाई दी गई है। दूसरा, अगर ऊंचाई नहीं दी गई है तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। अगर आपको ना तो साइड दी जाए ना हाइट दी जाए, केवल क्या दे दी जाए? माध्यिकाएं दे दी जाए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 रूट एस एम, एस एम माइनस m1, एस एम माइनस m2, एस एम माइनस m3। समझ आ रही है? और अगर आपसे कह दिया जाए कि इसकी सरकम रेडियस बताइए, परिवृत्त की त्रिज्या, तो कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अगर कह दिया जाए इन रेडियस फाइंड करिए, तो स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाई एस। समझ आ रही है बात? इतने तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाए। समझ आ रही है बात? ठीक। तो जो आपको लग रहा है इसकी नीड है उसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर आगे ट्रायंगल पर बढ़ते हैं।
आगे देखिए, स्केलेन ट्रायंगल के बारे में हमने सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखेंगे अभी ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बताइए मुझे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब है, समझ में आ रहा है, संधि विच्छेद करें, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगी या बराबर होगी, ठीक है। तो जरा बात समझिएगा, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया ए बी सी, तो ये भुजा इसकी क्या होगी, बराबर। तो मैंने इसको दे दिया ए नाम, इसको दे दिया ए नाम और इसको दे दिया बी नाम, समझ आ रही है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसका एरिया फाइंड करो, तो कहोगे सर या तो इसकी हाइट बता दो, आप इसकी क्या कर दो, हाइट बता दो। तो अगर हाइट बता दी गई आपको, समझना बात, अगर ये हाइट आपको बता दी गई, हाइट है तो 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट एम हो गया, ये तो साइड है, लंबाई है बी, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो सब में लगेगा क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला होता है ट्रायंगल, समझ आ रही है बात। अच्छा अब जरा देखो, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी आपको हाइट नहीं पता है, हाइट आपको नहीं पता है, और फिर आपसे पूछा जाए कि हाइट निकालो कितनी आई, हाइट आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हाइट क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की बताइए। इसमें कहां पाइथागोरस तक पाएगी अभी, ठीक है। और बताइए, किसी को फॉर्मूला याद है आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है, बताओ बेटा आप सुना है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सुना है। देखिए यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा क्या हो, डिफरेंट हो, तो जरा समझना बात। मैं कह रहा हूं इसकी हाइट मुझे निकालनी है, तो देखो भाई इसमें हम लोग एक क्या करेंगे, एक चीज एज्यूम करेंगे क्या, कि ये ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी ये दो भुजाएं बराबर है, ए और ये भुजा हो गई बी, समझना बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस त्रिभुज में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूं, क्या खींच रहा हूं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब है क्या, किसी एक भुजा पर मैंने क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब ये भुजा को दो भागों में विभाजित करेगा। तो पहले इसका हिंदी मतलब समझ लो, साइड परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब साइड का मतलब है भुजा, परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, और बाइसेक्टर का मतलब है समद्विभाजक। यानी कहने का मतलब है एक ऐसी भुजा जो किसी भुजा पर 90 डिग्री बना रही हो और उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही हो, समझ आ रही है। तो ये बताओ, अगर ये दो बराबर भागों में बट गई तो ए बी से लेकर के ये एम पॉइंट बी एम बराबर हो जाएगा b/2 और MC बराबर हो जाएगा b/2, समझ आ रही है। अब देखो यहाँ दो ट्रायंगल बनने हैं, कितने ट्रायंगल बनने हैं, दो, कौन कौन से, AMB और दूसरा AMC, दोनों कौन से ट्रायंगल है, राइट एंगल। अब राइट एंगल में पाइथागोरस लगा सकते, समझ आ रही है। तो a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो ट्रायंगल ABM में देखिए a स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको आपने हाइट माना है तो h मान लीजिए, तो a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b²/4, और जब 4 का इधर h स्क्वायर को इधर ले आइए, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b²/4, 4 का गुणा करिए 4a स्क्वायर माइनस b², तो ये बन जाएगा h स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस b²/4, तो h बराबर हो गया रूट 4a स्क्वायर माइनस b²/4, 4 से 2 बाहर आ जाए, तो h बराबर 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस b²। तो अगर कभी आपसे कोई ये कहते कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या हो, तो आप कहेंगे 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस b², और एक ऐसी भुजा है दो बराबर वाली भुजा है, समझ आ रही है। अच्छा, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है जिससे हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में मदद मिलेगी, तो इसका जरा एरिया देखो कैसे निकाला जाएगा। एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो
b हो गया 1/2 बेस, बेस कितना है b, देखो पूरी b हो जाए बेस, तो बेस हो गया b और हाइट अभी अभी आपने निकालनी 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/4b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला, ये एरिया का फॉर्मूला। बोलो बात समझ आ रही है? क्या फॉर्मूला आ गया 1/4b ब्रैकेट रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा अब जरा देखना है यहां पर एक चीज और, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसकी सर्कम रेडियस बताओ सर कितनी होगी, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस कितनी होगी परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। अरे कहो सर ABC अपॉन 4 डेल्टा पढ़ाया है आपने, तो ABC की जगह पर B की जगह पर भी हम A रख देंगे क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो गई, तो सर R बराबर A स्क्वायर C अपॉन 4 डेल्टा बन जाएगा ना, बोलो नहीं बन जाएगा, और स्मॉल r बराबर क्या बन जाएगा डेल्टा बाई S बन जाएगा, और डेल्टा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल और S क्या है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, समझ आ रही है बात। और सेमी पेरीमीटर क्या बन जाएगा a प्लस b/2, क्या बन जाएगा a प्लस b/2, क्यों क्योंकि पेरीमीटर होगा 2a प्लस b और 2 से भाग देंगे तो a प्लस b/2 सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो भाई एक चीज समझ लो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज पढ़ा रहा हूं या आपने पहली बार देखी है, आपने स्केलेट ट्रायंगल भी घर में पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी घर में पढ़ा होगा और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी घर में पढ़ा होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चीजों को एनालिसिस करके पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में आगे पीछे का कुछ पता होगा तो चीजें याद रहेंगी, नहीं तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला गारंटी है कि हाइट और एरिया का फॉर्मूला बच्चा पेपर में भूल जाता है। समझ आ रही है? क्योंकि रटा हुआ है और रटी हुई चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, जब तक रटे रहेंगे तब तक चलेगी रिवीजन, तो जैसे रिवीजन बंद खत्म, ठीक है। तो इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है कि मुझको ये चीजें नहीं लग रही है तो मैं नोट कर लेता हूँ। आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी समान होंगी। समझ आ रही है? अब जरा देखना, तो अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बना दूं तो मैंने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया ABC, समझ आ रही है ना बात? अब जरा देखना यहाँ पर, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? आप कहेंगे 3a हो जाए, सभी भुजाएं क्या बराबर, तो पेरीमीटर क्या हो गया भाई? पेरीमीटर हो गया 3a। एरिया क्या होता है? एरिया होता है रूट 3/4a स्क्वायर। हाइट क्या होती है? हाइट होती है रूट 3/2a। समझ आ रही है? ठीक, क्वेश्चन आगे जरा देखेंगे। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं इसकी सर्कम रेडियस कैपिटल R कितनी होगी बताओ भाई? कैपिटल R होगी a/√3, स्मॉल r कितनी होगी a/2√3। अब मेरा मतलब ये है कहने का कि ये चीजें तो मुझे पता है कि कैपिटल R बराबर a/√3 और स्मॉल r बराबर a/2√3, लेकिन मेरा मतलब ये है कि ये चीजें आई कैसे, समझ आ रही है? तो जरा एक चीज देखना है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, थोड़ी देर के लिए समझिएगा बात। तो देखो भाई, इसकी पहले तो मैं हाइट निकालूंगा, कैसे? अगर मैं यहां से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूं तो ये 90 डिग्री होगा और ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और साइड परपेंडिकुलर खींचा बाइसेक्टर है तो a/2 हो जाएगा, तो ये हाइट हो गई h। तो पाइथागोरस फिर से लग जाएगा, कौन से ट्रायंगल में? ABM में। ट्रायंगल ABM में लगाइए पाइथागोरस, a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर यानी a²/4, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² - a²/4, 4a² - a²
फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आ रही बात? तो ये हो गया 1/2, बेस कितना हो गया a, और हाइट कितनी निकाली है √3/2a हाइट। तो a/2 क्या हो गया बताओ भाई? 1/2 क्या हो गया 1/4, तो ये बन गया √3/4a²। समझ आ रही है बात? ये बन गया इसका एरिया। अब जरा देखना, अब एक चीज बताना मुझे, कोई ये बताएगा मुझे कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस इसकी कैसे आएगी। जैसे मान लो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, बताना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये और ये आपस में बराबर हो गई ए, ठीक है। अब मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, कैसे आएगी? सर्कम रेडियस इन रेडियस। हाँ, मतलब एक चीज ये पहले जानना ये जरूरी है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, और तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, और जब हम इससे हाइट खींचेंगे, समझना, तो ये हाइट जब खींचे बढ़ जाएगी, ये हाइट खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा h हो जाएगा ऊंचाई। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और माध्यिका दोनों एक ही चीजें होती हैं, क्योंकि इसके सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है। तो याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। समझ आ रही है? तो अगर ये माध्यिका है तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी a/2 कर देगी। समझ आ रही है? अब जरा देखो, अगर ये माध्यिका भी है तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा G, जैसे हमने सेंट्रॉइड नाम दिया माध्यिका पर, जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं काटती हैं, और जब हम एक वृत्त बनाएंगे तो एक वृत्त बाहर से बनेगा और एक वृत्त अंदर से बनेगा। तो इस पॉइंट से लेकर के इस वर्टेक्स तक की दूरी को कैपिटल आर कहा था, और इस पॉइंट से लेकर के इस दूरी को स्मॉल आर कहा था, और इसका रेशियो 2:1 कहा था। समझ आ रही है बात? तो देखो, मुझे कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ? G से लेकर के A तक की दूरी है 2:, और G से लेकर के M तक की दूरी है 1:, तो टोटल कितनी हो गई 3:। समझ आ रही है बात? तो टोटल वैल्यू हो गई 3:, और 3:, जो है वो किसके बराबर होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर, यही इसकी ऊंचाई है। और ऊंचाई हमने क्या निकाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की? √3/2a। तो 3:, बराबर हो गया √3/2a। तो 1:, कितने के बराबर होगा? 1:, बराबर होगा √3/2 इंटू 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 इंटू क्या हो 3। अब देखो 3 को क्या मैं लिख सकता हूं? √3/2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू a। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया a/2√3। ये किसकी वैल्यू हो गई? 1:, की। और 1:, को क्या कहा है हमने? स्मॉल आर। समझ आ रही है? तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गई? a/2√3। और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका 2 गुणा कर देंगे, और जैसे ही 2 को गुणा करोगे तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा? a/√3। तो ये सर्कम रेडियस और रेडियस इस तरीके से आ जाएगी। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? ठीक, नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूले नोट कर लीजिए जो मेन है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा पेपर में, कहा जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। जिसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द सर्कम रेडियस एंड एंड रेडियस। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकाल पाएंगे? कैपिटल आर बराबर a/√3 सर्कम रेडियस, है ना? तो a/√3 यानी यहां पर रख देंगे 6, क्योंकि भुजा 6/√3 हो गया आंसर। समझ आ रही है? रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। समझ आ रही है? अगर आपसे इन रेडियस पूछ लिया जाएगा तो 6/2√3 यानी कि 3/√3। तो 3/√3 का मतलब हो गया √3 इंटू √3/√3, कैंसिल होने के बाद √3। समझ आ रही है बात? तो हमेशा याद रखना कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच में जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो अगर कभी कभी प्रश्न में इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो इसके बीच में रेशियो 2:1 का, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है तो ये 2 है, अगर ये 12 है तो ये 24 है। आंसर क्या हो गया? 24। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं है?
ठीक है, तो ये तीन तरीके के ट्रायंगल थे, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक, अब जरा एक चीज बताना मुझे, मैं आपसे कह रहा हूं आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े होंगे, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज। तो आप कहेंगे चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि ये मैंने एक आकृति बना दी जिसमें AB CD ये भुजा इसके समांतर है, तो चतुर्भुज तो है ये, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। लेकिन ये किस तरीके का चतुर्भुज? पैरेललोग्राम नहीं, समलंब चतुर्भुज। क्या प्रॉपर्टी होती है समलंब चतुर्भुज की? कि दो साइड पैरेलल और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, दो भुजाएं समांतर और दो असमांतर भुजाएं होती है। तो पहली चीज तो ये जान लो कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका मतलब ये होता है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन जब उन भुजाओं में कुछ प्रॉपर्टी लगने लगती है तो उससे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स बनते हैं। समझ आ रही है बात? तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए पहले। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स होते हैं? कोई बताएगा कितने टाइप होते हैं? तो नहीं किए लेकिन नाम बता सकते। हाँ बताइए। स्क्वायर, 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 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, चौथा रोम्बस, और सर ट्रेपेजियम, है ना, और एक ये हो गया ट्रेपेजियम। अब जरा समझना सर, पांच तरीके के होते हैं, ठीक है, बेसिकली पांच तरीके के होते हैं। कॉन्केव कॉन्वेक्स तो वो एक अलग चीज हो गई, मतलब वो इस पे काउंटिंग नहीं कर सकते उसकी। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके के हो गए? पांच तरीके। पहला रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। समझ आ रही? अब जरा देखना है एक चीज। अच्छा, अगर मैं केवल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, समझना जरा बात को, केवल चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, तो चतुर्भुज का मतलब है कि टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी भुजाएं खींच दो, चार खींच दो, बस जोड़ दो सभी को, चतुर्भुज बन जाएगा। तो मैंने कहा सर ये बना दिया मैंने, देखो ये कैसी आकृति है? चतुर्भुज की, कोई लंबाई का पता नहीं है, जैसे मन में आए खींच दो बस। समझ आ रही है? तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। और डायगोनल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट वर्टेक्स को अगर मैं मिला दूं, विपरीत कॉर्नर को अगर मैं मिला दूं, तो डायगोनल यानी विकर्ण बन जाएगा। समझ आ रही है? अगर मैं इससे इस पर हाइट खींच दूं तो ये हो गई h1, और इससे मैं अगर इस डायगोनल पर हाइट खींच दूं तो ये हो गई h2, क्योंकि हाइट है तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए, पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा? ये जब किसी भी भुजा की लंबाई सबकी अलग अलग है तो सबको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा ना। तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। और अगर मैं इसका एरिया बोलूं, एरिया बताओ, तो एरिया होगा 1/2 इंटू डायगोनल। कौन सा डायगोनल? जिस पर हाइट खींची जा रही है। तो डायगोनल हो गया BD, BD इंटू दोनों ऊंचाइयों का सम, यानी योगफल। ये होता है क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब एक चीज और है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन चीजों को पढ़ाने का मतलब क्या है, मतलब ये लॉजिक क्या है कि ये फॉर्मूले मतलब पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन कराने चाहिए। तो भाई देखो एक चीज जान लो, जब तक आपको सारी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तब तक सारे क्वेश्चनों को नहीं लगा पाएंगे। कुछ लगा लेंगे जो कौन से होंगे, फॉर्मूला बेस्ड। आयत का क्षेत्रफल कह दिया जाए, पूरी दुनिया निकाल लेगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लेकिन आयत के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पूछ ली जाए, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात? तो उसका रीजन क्या होता है वो जरा समझेंगे।
क्वाड्रिलेटरल आपने बना लिया हो, फॉर्मूला नोट कर लिया हो, ठीक है। अब आप सबसे पहले पढ़ेंगे रेक्टेंगल को, किसको पढ़ेंगे? रेक्टेंगल को। तो आइए जरा रेक्टेंगल को समझते हैं। रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो देखें जरा रेक्टेंगल, डालिए हेडिंग रेक्टेंगल। अब जरा समझना, अब देखो क्वाड्रिलेटरल से एक आकृति बनाएंगे जिसको नाम दिया गया आयत। आयत कब नाम दिया गया? जब उसकी चार भुजाएं तो खींची गई, लेकिन उनको एक क्रम दे दिया गया। कैसा क्रम दे दिया गया? कि आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो। समझ आ रही है? तो अगर ये L है तो ये भी क्या होगी? L। और अगर ये B है तो ये भी क्या होगी? B। तो कहने का मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। यानी कहने का मतलब है कि AB पैरेलल हो गया CD के और AD पैरेलल हो गया BC के। AD पैरेलल हो गया BC के। तो दो चीजें पता चल रही क्या? कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और क्या हो गई? बराबर हो गई। समझ आ रही? तो देखो भाई, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया लंबाई और चौड़ाई L इंटू B। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर दो बार लंबाई दो बार चौड़ाई, तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। समझ आ रही है? अब जरा देखो, अगर मैं आपसे कह दूं इसका डायगोनल बताओ, डायगोनल, तो मैंने सर बहुत आसान है निकालना। क्यों? क्योंकि आयत में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे वर्टेक्स 90 डिग्री के होते हैं। इसके सारे वर्टेक्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और पाइथागोरस लग जाएगी। तो सर BD की लंबाई क्या आ जाएगी? BD डायगोनल है तो BD बराबर आएगा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और वैसे ही सर अगर मैं एक डायगोनल और खींच दूंगा ऐसे, तो AC बराबर भी क्या हो जाएगा? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सर एक चीज पता चल रही क्या? कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा, एक चीज और समझिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों डायगोनल जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। अच्छा, एक चीज और, क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं? दो बराबर भागों में बांटते हैं? बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्यों बांटते हैं? कोई बताइए, बताइए। सर उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, ऊपर वाले हाफ हाफ, वो साइड्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, हाफ हाफ, ठीक है। और सर वो साइड्स नहीं, ऊपर का जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये जो ट्रायंगल बन रहा नहीं। और कोई बताइए, आप समझिएगा जरा, देखना। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि क्या दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? तो आपने कहा हाँ, और मैंने इस बात को मान लिया कि हाँ आपने सही कहा, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं कि क्यों होते हैं। वो जरा बात समझिएगा। एक ट्रायंगल है AB, इसको O नाम दे दिया, ठीक है। तो ABO और OCB एक ट्रायंगल ये बन गया। अभी बताओ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समझना बात को, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये त्रियक रेखा होगी कि नहीं होगी? ट्रांसवर्जल लाइन और त्रियक रेखा होगी, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया कि नहीं होगा? समझ आ रही है? और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी ये दो कोण तो आपस में बराबर हो गए। और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये कोण इस कोण के क्यों बराबर हो रहा है? ये कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्ष विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और शीर्ष विमुख कोण की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच दूं तो यहां पर ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ऐसा इसलिए होता है, उसका रीजन समझिए। अगर ये θ1 है तो आपको पता है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, सीधी रेखा पर बना कोण। तो ये वाला एंगल जो केवल है ये 180 माइनस θ1 होगा। और अगर ये 180 माइनस θ1 है तो ये भी पूरा 180 होगा। तो अगर ये 180 माइनस θ1 है तो इसमें क्या जोड़ दें कि 180 बन जाए? तो ये माइनस θ1 है तो आप कहेंगे सर यहाँ θ1 जोड़ दीजिए। समझ आ रही है बात? और अगर ये भी कोण पूरा 180 डिग्री होगा, ये θ1 है तो फिर ये 180 माइनस
बीटा 1 होगा, तो ये आमने सामने वाले कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये पता चल गया कि शीर्षक एवं कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब जरा देखना, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, समझ आ रही है? ये तीन कोण बराबर हो गए। तो किसी त्रिभुज के तीन कोण बराबर हो गए और एक साइड भी बराबर हो रही है। कौन सी साइड बराबर हो रही है, ये वाली भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर। बोलो बात समझ आ रही है? तो अगर तीन कोण बराबर हो जाए, एक भुजा बराबर हो जाए, या केवल दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, तो आपने तरीका पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, या दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। समझ आ रही है? तो अगर ये सर्वांगसम हो गए, यानी कि इनके सभी चीजें क्या हो गई, समान हो गई, बराबर हो गई, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है ट्रायंगल में, AO, और ये कोण बराबर है इस कोण, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, OC। समझ आ रही है बात? तो AO बराबर हो गया OC के, वैसे ही OB बराबर हो जाएगा OD के। समझ आ रही है बात? तो D1 और D2 एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? तो D1 और D2 एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो तीन चीजें, चार चीजें पता चल गई क्या, कि आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समझ आ रही है बात? और क्या पता चल गया, कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा एक चीज और, क्या, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने, समझना जरा बात को, ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसका एक डायगोनल खींच दूंगा, ABCD, मैं कह रहा हूं एक डायगोनल अगर मैंने खींच दिया, तो क्या आयत दो बराबर एरिया में डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी आयत के चारों शीर्ष 90-90 डिग्री के होते हैं, यानी 360 डिग्री बन जाता है। समझना बात को? अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। और अगर आपने एक विकर्ण खींच दिया, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा दोनों की कॉमन है, और कॉमन वाली भी तो बराबर हो गई। तो किसी त्रिभुज की, दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई, तो वो कैसे त्रिभुज हो जाएंगे, सर्वांगसम। क्यों? अगर तीन कोण बराबर हो जाए तो सर्वांगसम नहीं होंगे, उनके साथ फिर एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए। भाई तीन कोण बराबर हो गए, समझना बात को? मैं कह रहा हूं एक ट्रायंगल ये बना दिया और एक ट्रायंगल ये बना दिया, ये कोण है 60, ये कोण है 50, ये कोण है 70। मैं ये कह रहा हूं ये कोण है 70, ये कोण है 50, और ये कोण कितना है, 60। बोलो कितना होगा जरा देखो, 7 6 13 50 180। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नजर आ रहे हैं? तो सर्वांगसम का मतलब है कि इसको उठा के इसके ऊपर रखिए तो ओवरलैप की कंडीशन होनी चाहिए, ढकना चाहिए, पूरा ढक नहीं पाएगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर ये कह दी जाए कि तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, समझना, एक ये ट्रायंगल बना दिया, एक ये ट्रायंगल बना दिया, मैंने कहा ये 4 5 7 ट्रायंगल बनना है ना, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से ज्यादा हो रहा है, और यहां पर भी मैंने कह दिया 4 5 7 बराबर हो गई। और अगर तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो तीनों कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हूबहू एक ही जैसे ट्रायंगल है ये। इनको उठा के इसके ऊपर रख दो, बिल्कुल ढक लेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, यानी कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ADC के साथ। और अगर ये सर्वांगसम हो गया तो इन्होंने आधा आधा एरिया कवर कर लिया। समझ आ रही है? तो 180 डिग्री ये बन गया, 180 डिग्री पूरा ये बन जाएगा। तो यानी कि ये जो है एरिया को क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे। और अगर मैं आयत में दोनों विकर्ण खींच दूं तो एरिया 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 1/4 1/4 1/4। समझ आ रही है? तो किसी आयत का एक विकर्ण उस आयत के एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है, और 2 विकर्ण उस एरिया को 4 बराबर भागों में बांटता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है ना? अब एक बात और समझना, क्या समझेंगे? मैंने ये कहा थोड़ी देर पहले कि आयत के, समझना बात, ये जो विकर्ण होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर होते हैं। यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। समझ आ रही है बात? तो एक लाइन और नीचे लिख लीजिएगा कि आयत के विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज एंगल बाइसेक्टर आल्सो। आयत के विकर्ण कोण अर्धक भी होते हैं। आयत के विकर्ण कोण अर्धक भी होते हैं। The diagonal of a rectangle is angle bisector also। ठीक है? आयत के विकर्ण क्या होते हैं? कोण अर्धक भी होते हैं। क्लियर है वो? ठीक, अच्छा, चलो इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखिए, आगे हेडिंग डालिए स्क्वायर। स्क्वायर, अच्छा, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ठीक है? तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ए और ए, समझ आ गया? तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 4a। इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों बराबर है, तो ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है? इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल d1 मान लेते हैं। d1 बराबर होगा a रूट 2, है ना? पाइथागोरस लगाएंगे। वैसे ही जब d2 खींचेंगे तो d2 बराबर क्या होगा? a रूट 2। समझ आ रही है? तो भाई सीधी सी बात है कि d1 और d2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। a रूट 2 तो हमने दिया कि d1 जो है बराबर हो गया किसके? d2। बोलो बात समझ आ रही? अच्छा, अब ये बताओ, क्या समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे? क्या दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे? बताइए। तो आप कहेंगे दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर, तीन कोण तो बराबर ही हो गए। ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो तीन कोण और एक भुजा या दो कोण एक भुजा बराबर हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सर्वांग सम। और सर्वांग सम हो गए तो फिर ये जो है इसके बराबर हो गया और ये जो है इसके बराबर हो गया। बोलो बात समझ आ रही? तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक, चलिए, अच्छा, अब जरा देखना, क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे? बताइए। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। तो लिख लीजिए d1 परपेंडिकुलर होता है d2, d1 परपेंडिकुलर होता है d2। समझ आ रही है? और ऐसा क्यों हो रहा है कि 90 डिग्री पर काट रहे हैं? उसके लिए जरा समझते हैं। देखिए, एक चीज, एक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। क्या कि मैंने कहा कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। समझना? तो ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, एक चीज बताओ कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं, ऐसे इस नाम की क्या कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? बताओ। पैरेलल लाइंस नाम की दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? मैं तो कह रहा हूं नहीं करती। आप कह रहे हैं करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है समवर्ती रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं। समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं करती है क्योंकि समांतर रेखाओं के नाम की कोई चीज है ही नहीं। समांतर रेखाएं इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। अगर ये तिर्यक रेखा नाम का वर्ड ना आता तो समांतर रेखाओं से कोई भी चीज हल ना हो पाती। समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम होती है। समझ आ रही है?
तो मैं दो पैरेलल लाइन खींच दूं और कह दूं इसमें कोई सवाल दे दिया जाए, कह दिया जाए सॉल्व करो, तो कहोगे सर नहीं सॉल्व हो सकता जब तक हम तिर्यक रेखा नहीं खींचेंगे और एंगल्स की प्रॉपर्टी को नहीं लगाएंगे। समझ आ रही है बात की नहीं? तो तिर्यक रेखा होने की वजह से ही पैरेलल लाइंस का वजूद है इस संसार में, अदरवाइज इसका कोई वजूद नहीं। समझ आ रही है? अब एक चीज समझना, मैं आपसे कह रहा हूं क्या ये सीधी रेखा है? बताओ भाई, क्या ये सीधी रेखा है? अगर ये सीधी रेखा है तो ये कोण अगर थीटा है, समझना, तो ये कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। अब जरा समझना, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा ना थीटा? क्यों थीटा होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो सर ये भी 180 माइनस थीटा ही होगा। समझ आ रही है बात? अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसका कोण अर्धा खींचा और इसका कोण अर्धा खींचा, समझ आ रही है? इसका कोण अर्धा खींचा और इसका कोण अर्धा खींचा, और ये जहां पर मिलेंगे इस पॉइंट पर, तो ये कितना हो जाएगा देखना जाए। इसका कोण अर्धा खींचा, इसका कोण अर्धा खींचा, और दोनों कोण अर्धा जहां पर काटेंगे वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि 180 माइनस थीटा का जब तुम आधा करोगे तो बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा, और जब तुम थीटा का आधा करोगे तो बनेगा थीटा बाई 2, और जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे ही तुमने इनको जोड़ा तो ये तो कैंसिल होगा, यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा फिर? बताओ भाई, 90 डिग्री होना चाहिए तभी तो, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो फिर ये वाला 90 डिग्री होगा तभी 180 हो सकता है। समझ आ रही है? तो ये चीज लागू हो गई कहां पर? स्क्वायर। क्या कि ये कोण देखना जरा, मैंने कहा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बहुत ध्यान से समझना। ये तिर्यक रेखा होगी और तिर्यक रेखा हो गई, तो ये वाले जो कोण है, समझना बात को, ऐसे बना रहा हूं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई। एक ये कोण समद्विभाजक खींचा, आपको पता है ना कि वर्गों के जो डायगोनल होते हैं, वर्ग का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, आधा आधा बांटता है। तो ये आधा आधा क्या करेगा? बोलो भाई, आधा आधा क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, तो मैंने क्या कहा कि ये कोण अर्धा खींच दिया, ये कोण अर्धा खींच दिया। समझ आ रही है? तो ये वाले कोण और इस वाले कोण का योग 90 डिग्री आएगा। कैसे भाई? सीधी जाहिर सी बात है कि अगर ये 90 डिग्री ये कोण अर्धा खींच रहा हूं तो ये 45 हो जाएगा, ये 45, तो 45 45 90 भी ऑटोमेटिकली 90 हो गया। तो या तो मुझको एक बात ये पता हो कि किसी वर्ग का विकर्ण कोण अर्धक होता है, तब तो मैं आसानी से कह दूंगा कि जहां पर डायगोनल काट रहे हैं वो 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि किसी वर्ग के ये जो डायगोनल होते हैं इसे दो बराबर भागों में बांट देते हैं कोणों को, तो फिर ये 90 डिग्री कैसे होगा? वो ऐसे होगा जो चीज ये बताई है अभी। समझ आ रही है बात? तो दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। समझ आ रही है बात? तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हो गया। दो चीजें पता चल गई क्या? कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण कोण अर्धक होते हैं। बताओ विकर्णों में कितनी चीजें पता चली? 4 चीजें पता चली। और जब तक ये चारों नहीं पता होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्वेश्चन केवल कौन सा लगा पाएंगे आप? वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों का परिमाप, बस ये लगा पाएंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले रटे होते हैं, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला रटा होता है a√2। समझ आ रही है बात? तो इन चीजों को नोट कर लीजिए। तो देखो, आयत पढ़ लिया, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, वर्गों के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, वर्गों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ आ रही है? ठीक है। वर्गों का विकर्ण जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है कि नहीं होता? क्या लिखवाया? बताओ बेटा, क्या लिखवाया? होता है? बताइए। अरे अभी बताया ना कि होता है, अभी प्रूफ कराता जा रहा हूं सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, आयत के दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और इसके भी दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? आयत की और वर्ग की। ठीक है। अब वर्ग की ही तरीके से एक और फिगर बनाया गया जिसको नाम दिया गया रोम्बस, समचतुर्भुज। समझ आ रही है? तो आगे हेडिंग लगा लीजिए रोम्बस
रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो देखो रोम्बस जो है इस तरीके से बने, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। देखो भाई इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है, समझ आ रही है। लेकिन एक चीज यहां पर और समझ लो, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। वही कहानी बन गई, ये तो स्क्वायर वाली, आमने सामने की भुजाएं समांतर और सभी भुजाएं बराबर, तो फिर वर्ग हो जाना चाहिए, लेकिन वर्ग नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इसके वर्टेक्स पर एंगल 90 डिग्री नहीं बनते हैं, समझ आ रही है। यानी ये वाले एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं होंगे, समझ आ रही है। तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब जरा देखना, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए, पेरीमीटर तो 4 हो जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक d1 आप खींच लेंगे विकर्ण और एक d2 खींच लेंगे आप विकर्ण, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, समझ आ रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं जरा। इसके बाद अब इसकी डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो ये बताइए क्या d1 जो है d2 के पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है? आप कहेंगे जी सर होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग और रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। क्यों काटते हैं अभी बताया। ये भुजा इसके समांतर है, तो ये आपने कोण अर्धक खींची, ये आपने कोण अर्धक खींची, समझ आ रही है बात? ठीक है, कोण अर्धक का मतलब ये कि अगर कोण अर्धक नहीं है, ये दो साइडें आपने खींची, ये थीटा है तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, और ये क्या है थीटा तो 180 माइनस थीटा, इधर से और इधर से आधा आधा करके खींचा तो वो वाला एंगल बीच वाला एंगल क्या बन गया 90 डिग्री बन गया, समझ आ रही है। तो ये आपस में 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, यानी सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो d1 और d2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, d1 और d2 एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, बताओ भाई, बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा? अभी अभी बताया, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो भाई दो कोण एक भुजा बराबर हो गई, तो यानी कि दोनों के वो सर्वांग हो गए, तो समद्विभाजित करेंगे, समझ आ रही बात। तो दोनों विकर्ण लंब होंगे, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समझ आ रही बात। लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक विकर्ण का नाम d1 लिया और एक विकर्ण का नाम d2 लिया, इसका मतलब ये दोनों क्या है डिफरेंट है, इसीलिए नहीं तो दोनों को d ले लेते, समझ आ रही है बात। तो d1 और d2 बराबर नहीं होंगे, तो तीन प्रॉपर्टी पता चल गई कि d1 d2 के बराबर नहीं होगा, d1 और d2 समद्विभाजित होगा, d1 और d2 जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं है? ठीक है, और ये इसका एरिया है और ये इसका क्या है पेरीमीटर है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम सबसे आसान है, ठीक है। तो आगे हेडिंग डालेंगे आप, इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। देखिए देखो समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, जरा समझेंगे ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। ट्रेपेजियम देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक बार अभी आकृति बनाई थी हमने कि ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि इसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर, यानी टू साइड्स आर पैरेलल और टू नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो ये भुजा इसके समांतर है, बाहर में चले जाओ कहीं नहीं कटेगी, लेकिन अगर इनको बढ़ाएंगे तो ये आगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगे, समझ आ रही बात। अब हाइट मैं यहां से खींच लूंगा ऐसे 90 डिग्री है ना, ये भी एच है, इधर से भी खींच सकते हैं हम हाइट, ये भी एच है, समझ आ रही है। अब जरा देखना, इस भुजा को मैंने ए मान लिया, इस भुजा को मैंने बी मान लिया, ठीक है। तो अगर इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे परिमाप, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा सभी भुजाओं का योग। अब इसमें सभी भुजाएं अलग अलग है, तो हम मान लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इसका एरिया निकालना है मुझे। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज का 1/2
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू ऊंचाई h। समझ आ रही है? ठीक है, बस ट्रेपेजियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम में केवल 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो हमें ये पता होनी चाहिए कि उसका एरिया क्या होगा, ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होगा, और ये पता होना चाहिए कि 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। दोनों बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, मेंसुरेशन वाले पार्ट में इसकी इतनी ही चीजें डिस्कस की जाती हैं, और जब ज्योमेट्री वाला पार्ट चलता है, ज्यामिति वाला, उसमें इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी जाती है। समझ आ रही है बात? कि कोई पॉइंट ले लेते हैं तो फिर आमने सामने वाले ट्रायंगल्स का एरिया अपोजिट ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर होता है। वो ज्योमेट्री का पार्ट है, वो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सी साइड में उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। अब आइए समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम को एक बार देख लेते हैं भाई। तो पैरेललोग्राम में डाल दीजिए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो भाई पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। अब देखो ए बी सी और डी, क्लियर है भाई? तो देखो पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है, यानी समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है और बराबर भी होती है। तो आप कहेंगे सर यही तो रेक्टेंगल में बताया कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर होती है, लेकिन रेक्टेंगल में शीर्ष 90 डिग्री के होते हैं, यहाँ पर शीर्ष 90 डिग्री के नहीं होते। यानी कि समांतर चतुर्भुज कहां से बना है? एक तरीके से आयत के आकार से बनाया गया है, लेकिन इसमें साइड्स का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम वाला होता है। समझ आ रही बात? यानी 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो इसका वही होगा जो आयत का होता है, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। बोलो बात समझ आ रही? तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अब इसका एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया। तो देखो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं इस पर एक हाइट खींच दूं, ये मैंने हाइट खींच दी h, समझ आ रही है? तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया? BC, और BC की मान क्या है? A। तो ये हो गया A इंटू h। या फिर अगर मैं इस पर हाइट खींच दूं तो ये भी हाइट है, किसी भी भुजा पर खींच सकते हो ऊंचाई, तो ये बराबर हो जाएगा B इंटू h। समझ आ रही है? और अगर मैं इस पर एक डायगोनल खींच दूं तो आपको पता है कि जो डायगोनल है समांतर चतुर्भुज का, ये इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखते हैं। क्या? कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। परिमाप 2 गुणे लंबाई 2 गुणे a प्लस b, यानी कि इनकी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, और एरिया होता है बेस इंटू हाइट, a इंटू h या फिर b इंटू h। बोलो बात समझ आ रही है? तो कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़ लिए? 5 टाइप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ट्रायंगल कितने तरीके के पढ़ लिए? 3 तरीके के, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेटन ट्रायंगल। समझ आ रही है? अब सर्किल की बात करेंगे, वृत्त। तीसरा 2D फिगर में ये लास्ट है सर्किल, और सर्किल के बाद आपका पूरा 2D फिगर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जब अगली क्लास लगेगी तो 2D फिगर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखो टाइप्स तो सारे समझ लिए, अब क्वेश्चन करेंगे तो उससे ही 2D फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हेडिंग डाल दीजिए सर्किल। अच्छा, अब जरा देखना, अब हम बात कर रहे हैं सर्किल की, तो सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त, है ना? इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। अच्छा, कोई बताएगा कि सर्किल का फॉर्मेशन कैसे, सर्किल कैसे बना होगा? आपने कहा होगा कि सर किसी निश्चित दूरी, किसी निश्चित पॉइंट से, एक सर्टेन पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर अगर हम सारे बिंदुओं को इस तरीके से मिला दें तो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने खींच दिया, तो ये क्या बन गया? सर्किल बन गया। समझ आ रही है? अब इस पॉइंट से लेकर के इसकी सर्कमफेरेंस यानी परिध तक की दूरी को हमने नाम दिया r, रेडियस, और एक
इसका मतलब हो गया 2 पाई आर। एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही? तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस हो गई 2 पाई आर, रेडियस हो गई डायमीटर बाई 2, डायमीटर हो गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। समझ आ रही है? ठीक। तो ये तो भाई वृत्त हो गया, वृत्त। अब वृत्त को बीच से काट दिया जाए, सपोज दैट, ठीक है। तो अगर वृत्त को बीच से काट दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त बन जाएगा। तो आगे हेडिंग डालेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, समझेंगे बात? सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ? ये डायमीटर हो गया और ये क्या हो गया? सर्कमफरेंस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई आर और ये पूरा डायमीटर हो गया डी। समझना बात? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका एरिया बताइए कितना है एरिया। तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही कहेंगे ना? तो जरा समझना बात, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब एक बात समझो, देखो ये बताओ कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 4 होते हैं। तो जब मैं एक्सेस खींचता हूं तो ये एक्स, ये वाई, दो एक्सेस होते हैं एक्स वाई। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है और पूरा का पूरा 360 डिग्री बन जाता है। तो देखना जरा, अगर मैं पूरा ऐसे वृत्त बना दूंगा, पूरा वृत्त बना दूंगा तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रही हो? और अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक मिला दूंगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है समझ रहे हो? क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ये 360 डिग्री होता है, लेकिन आपको चाहिए 180 डिग्री एंगल, तो आप इंटू 180 कर देंगे, तो 180 से काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? और अगर आपको केवल इतना चाहिए ये वाला पार्ट, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेक्टर ऑफ सर्किल। क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्तखंड, जिसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो तुम क्या कहोगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90 से काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो देखो ये वाला एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब जरा समझना, अब मैं कह रहा हूं इसकी सर्कमफरेंस बताओ कितनी होगी? सर्कमफरेंस कितनी होगी? पाई आर प्लस 2r, है ना? क्योंकि आपको पता है कि पूरी सर्कमफरेंस होती है 2 पाई आर, तो आप कहेंगे 2 पाई आर बाई 2 आधी होगी प्लस, लेकिन अभी सर्कमफरेंस कंप्लीट नहीं हुई है ना? तो यहां से चलना स्टार्ट किया, पहले आप यहां पर आए, लेकिन सर्कमफरेंस होती है जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर आकर स्टॉप करेंगे। समझ आ रही है? तो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां आ गए और फिर यहां आ गए, स्टॉप कर दिया। तो पाई आर तो ये हो गया, फिर आर ये हो गया और आर ये हो गया, तो क्या हो गया? 2 पाई आर बाई 2, यानी पाई आर प्लस 2r। अगर आपने यहाँ कैपिटल लिया तो आप कैपिटल लेटर का यूज कर लें। समझ आ रही है बात नहीं? तो ये हो जाएगा भाई पाई आर प्लस 2r। ये सर्कमफरेंस होती है अर्धवृत्त। समझ आ रही है? ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और, अब देखना जरा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे 2 चीजें समझ में आ गई अच्छे से। एक सर मुझे चीज समझ में अच्छे से आ गई है सर्किल, और एक चीज मुझे अच्छे से समझ में आ गई सेमी सर्किल। तो इसी तर्ज पर एक बना हुआ है हॉलो सर्किल। क्या बना हुआ है? हॉलो सर्किल, जिसको हम नाम देते हैं रिंग का, छल्ला, है ना? तो इस तरीके से ये दोनों वृत्त कैसे वृत्त हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कैसे वृत्त हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त हैं। ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र समान होगा, सेम होगा, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएंगे। तो इस सेंटर से छोटे वाले वृत्त की रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले वृत्त की रेडियस कैपिटल आर। अब मैं कह रहा हूं इस छल्ले का क्षेत्रफल बताना है। ये जो पाथ बन रहा है, ये जो रास्ता बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। मैंने सर बहुत इजी है, बड़े वाले वृत्त के एरिया से छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर दिया। तो बड़े वाले का एरिया हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा? हॉलो सर्किल का एरिया हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब जो इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है जरा समझिए। सबसे अच्छी चीज ये है सेक्टर ऑफ सर्किल और सेगमेंट ऑफ सर्किल, है ना? तो सेक्टर ऑफ सर्किल क्या है जरा समझना। ये मैंने वृत्त बना दिया, ये हो गया सेंटर। अब देखो सेक्टर ऑफ सर्किल क्या है कि कोई वृत्तखंड हम काट लें, तो वृत्तखंड कैसे काटेंगे? सेंटर से हमने एक रेडियस खींच ली r। समझ आ रही है बात? ये रेडियस होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रेडियस को रोटेट करा रहा हूं कुछ एंगल पर। समझ आ रही है बात? तो मैंने इसको पकड़ा, ये घड़ी की सुई है
मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया यहां तक, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस ही होगी, क्योंकि किसी एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और ये एंगल हो गया थीटा, ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होगी। इस पॉइंट को ए नाम दिया, इस पॉइंट को बी नाम दिया, तो ये जो ए बी है इसको हम कहते हैं ए बी चाप या ए बी आर्क। समझ आ रही है? तो मैंने एक वृत्त में ए बी चाप के माध्यम से एक वृत्तखंड काट लिया है जो कि थीटा डिग्री एंगल का है। तो ये बताओ ए बी की मुझे लंबाई निकालनी है कि ए बी चाप की लंबाई कितनी होगी, तो हम निकाल लेंगे। कैसे? ये बताओ, ये पूरा जो चक्कर है ये 2 पाई आर होगा, पूरा चक्कर हो गया 2 पाई आर, और ये कितने डिग्री एंगल पर है? 360 डिग्री पर। लेकिन आपको चाहिए कितना? थीटा डिग्री वाला एंगल। तो थीटा डिग्री एंगल चाहिए, तो जितना चाहिए उतना इसमें क्या कर देंगे? इनटू। तो ए बी चाप का मान क्या आ गया? ए बी आर्क का मान आ गया 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। समझ आ रही है? अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसकी सरकमफ्रेंस बताओ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल, ठीक है, तो इसकी सरकमफ्रेंस बतानी है आपको, समझना बात को। सरकमफ्रेंस कैसे पता चलेगी? देखो भाई, सरकमफ्रेंस का मतलब है ए बी चाप ये वाली प्लस ये प्लस ये। समझ आ रही है? जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया वहीं पर आना है। तो ए बी चाप प्लस 2r, ए बी चाप की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, 2r कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? पाई थीटा अपॉन 360 प्लस 1, ये क्या हो गया? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या हो गया? 2r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस थीटा अपॉन 360 प्लस 1। समझ आ रही है? देखो कोई चीज रटा नहीं रहा हूं, सब समझा रहा हूं। ये किताबों में रटने के लिए लिखा होता है और रट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें आपको सामने समझाई जा रही है। ये चीजें आई कहां से? ठीक है, अब जरा देखना, अगर मैं ये कह दूं कि इस ए बी चाप के द्वारा ये जो सेक्टर ऑफ सर्किल काटा गया है, इस सेक्टर ऑफ सर्किल का एरिया कितना होगा? इस सेक्टर ऑफ सर्किल का एरिया कितना होगा? तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। नहीं बता पाते? बोलो क्या होगा एरिया, बताइए भाई। पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है, यानी 360 डिग्री का होता है, और आपको चाहिए कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का, क्योंकि ये एंगल कितना है? थीटा डिग्री। तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो देखो भाई, ये जो होता है हमारा, ये होता है सेक्टर ऑफ सर्किल, और ये कौन सा सेक्टर ऑफ सर्किल है? जिसका एंगल थीटा डिग्री। समझ आ रही है? तो दो चीजें हमने सीख ली, क्या? कि एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल थीटा डिग्री है, उसका आपको क्या बताना है? सरकमफ्रेंस क्या आएगा? 2r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस थीटा अपॉन 360 प्लस 1। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ए बी चाप क्या होगा? ए बी आर होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा की जगह केवल तुम्हें एंगल रख देना है। क्वेश्चन पेपर में करेगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी दे सकता है, वो आप यहाँ पर रख देंगे। समझ आ रही है? अब इसी वृत्त में एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्किल। और सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है, यही समझ लीजिए। तो सेगमेंट ऑफ सर्किल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये सर्किल है, ये हो गया सेंटर। अब मैंने क्या कहा कि ए से लेकर के बी तक मैंने कॉर्ड खींच दिए। कॉर्ड का मतलब है जीवा। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, बट वो सेंटर से पास ना हो, क्योंकि अगर वो सेंटर से पास हो गई तो वो कॉर्ड के साथ साथ डायमीटर भी बन जाता है। समझ आ रही है बात? कॉर्ड के साथ साथ क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। तो ये हमने कॉर्ड खींच दी, मान लो कॉर्ड का मतलब है जीवा। ए बी क्या होगी? ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। इस सर्किल की क्या होगी? ए बी कॉर्ड होगी, जीवा होगी। तो देखो इसके दो भाग हो गए इस वृत्त के। ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला, और एक पार्ट ये वाला हो गया। तो इस वाले पार्ट को नाम दिया गया माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड हिंदी में। समझ आ रही है? लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये इसको नाम दिया गया मेजर सेगमेंट। इसको क्या नाम दिया गया? मेजर सेगमेंट। तो लघु वृत्तखंड और बृहद वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, दो पोर्शन बन गए यहाँ पर। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। समझ आ रही है? क्वेश्चन कहां से आता है? सर्किल, होलो सर्किल, सेमी सर्किल और सेक्टर ऑफ सर्किल। बोलो बात समझ आ रही है? तो आज हमने पूरा 2D पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया?
ट्रायंगल पढ़ लिए, कितने ट्रायंगल पढ़े? 3, स्केलन, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आ रही? सबकी प्रॉपर्टी समझ ली। इन रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस क्या होती है, ट्रायंगल कब बनेगा कब नहीं बनेगा। क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर। सर्कल पढ़ लिया, सेमी सर्कल पढ़ लिया, हॉलो सर्कल पढ़ लिया, सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ लिया और सेगमेंट ऑफ सर्कल पढ़ लिया। बोलो बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और 3D फिगर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। समझ आ रही है? तो आज की इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सीसैट की क्लास ली है। ठीक है, सीसैट की क्लास ली है इन्होंने। ये इस क्लास का फीडबैक है। हाँ, इसी क्लास का फीडबैक देना है। हाँ। अभी रिकॉर्ड